नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। आपको मैंने बताया था कि यह सिद्धांत सटन तथा बावेरी इन दो वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि यह सिद्धांत सटन तथा बावेरी के पश्चात मोर्गन नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। मोर्गन वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में दो प्रक्रियाओं को समझाया। कौन सी दो प्रक्रिया? सहलग्नता तथा पुनर्योजन। दोनों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मोर्गन ने इन दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन फल मक्खी पर किया, जिसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। मैंने आपको बताया कि मोर्गन ने प्रयोगशाला में दो फल मक्खी ली, नर तथा मादा। इन दोनों के मध्य जनन या संकरण प्रक्रिया को संपन्न करवाया। फिर बच्चों, मोर्गन ने देखा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली मक्खियां हैं, संतति मक्खियां, इनमें कौन कौन से समान लक्षण स्थानांतरित होते हैं और कौन कौन से नए लक्षणों का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि मोर्गन ने फल मक्खी पर कौन सा प्रयोग किया, फल मक्खी पर उसने कौन कौन से लक्षण लिए, किस प्रकार अध्ययन किया। तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, मोर्गन ने प्रयोगशाला में फल मक्खी पर कौन सा प्रयोग किया, ये नाम आपने सुन रखा है, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। सेम प्रयोग मेंडल वैज्ञानिक ने भी मटर के पादप में किया था। तो द्विसंकर का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? यहां मोर्गन ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? दो लक्षणों का। अब कौन कौन से दो लक्षण लिए देखते हैं। तो मोर्गन ने फल मक्खी के दो लक्षण, पहला लक्षण उसने लिया बच्चों शरीर का रंग, और दूसरा लक्षण उसने लिया नेत्र का रंग, नेत्र का रंग। बच्चों, ये हो गए लक्षण। अब हम बात करेंगे रूप की। शरीर के रंग के आधार पर फल मक्खी में दो रूप पाए जाते हैं। अब कौन से दो रूप? अभी हम बात करेंगे। दो रूप पाए जाते हैं। पहला पीला रंग, पीली मक्खी, और दूसरा भूरा रंग। अब बच्चों, ये जो पीला रंग है, इसका निर्माण कैपिटल वाई एलील द्वारा किया जाता है। वाई का मीनिंग है येलो। जो दूसरी तरफ है भूरा, यह लक्षण कैपिटल वाई प्लस इस एलील द्वारा निर्मित होता है। और जो भूरा रंग है, यह प्रभावी लक्षण का उदाहरण है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रभावी तथा अप्रभावी। प्रभावी होने के साथ साथ यह वन्य मक्खी का लक्षण है, जंगली मक्खी। दूसरी तरफ बच्चों नेत्र का रंग,
नेत्र के रंग के आधार पर दो रूप कौन कौन से? पहला श्वेत नेत्र, सफेद आंखें, और बच्चों दूसरा है लाल नेत्र, रेड आईज। अब देखेंगे कि दोनों का निर्माण कौन कौन सी एलील करेगी। श्वेत नेत्र, इसका निर्माण कैपिटल W एलील द्वारा किया जाता है, जबकि जो लाल नेत्र है इसका निर्माण कैपिटल W प्लस, और यह लक्षण भी प्रभावी लक्षण है, प्रभावी, और साथ साथ वन्य मक्खी का लक्षण है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि मॉर्गन ने अपनी प्रयोगशाला में फल मक्खी पर कौन सा संकरण किया, कौन सा प्रयोग करवाया। तो बच्चों मॉर्गन वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में फल मक्खी पर द्विसंकर संकरण यह प्रयोग संपन्न करवाया। अब किसे कहते हैं द्विसंकर संकरण? पहले पढ़ा चुका हूं। जीव विज्ञान सबसे सरल है, शब्द को पकड़ो, परिभाषा बनाओ, पहले पढ़ चुके हैं। द्विसंकर, द्वि का तात्पर्य है दो, संकर का तात्पर्य है लक्षण, अर्थात इस संकरण में, इस प्रक्रिया में मॉर्गन ने फल मक्खी के शरीर में कितने लक्षणों का अध्ययन किया? दो लक्षणों का। इसी वजह से संकरण का नाम पड़ गया द्विसंकर संकरण। और बच्चों ये सेम प्रयोग मेंडल वैज्ञानिक ने भी किया था। मेंडल ने मटर के पादप में दो लक्षण लिए थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार। अभी जो मॉर्गन है इसने द्विसंकर संकरण में कौन से दो लक्षण लिए? बच्चों आपके सामने है। पहला लक्षण शरीर का रंग और दूसरा लक्षण है नेत्र का रंग। इन दोनों लक्षणों पर अध्ययन हुआ। अभी जो शरीर का रंग है एक लक्षण है, इस लक्षण के फल मक्खी में दो रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से दो रूप है? कुछ मक्खियां पीले शरीर वाली और कुछ मक्खियां भूरे शरीर वाली। अब बच्चों ये जो दोनों रूप है इनका निर्धारण, इनका निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैं आपको पहले की वीडियो में समझा चुका हूं कि शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं समस्त लक्षणों का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है, आनुवंशिक पदार्थ, और डीएनए की सूक्ष्म इकाई को कहा जाता है जीन, और जीन की सूक्ष्म इकाई को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? एलील। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो पीले शरीर वाली मक्खी है, ये जो पीला लक्षण है, इसका निर्माण कौन सी एलील के द्वारा किया जाता है? कैपिटल वाई एलील। वाई का मीनिंग है येलो, पीला। जबकि दूसरी तरफ जो भूरे शरीर वाली फल मक्खी है इसका निर्माण बच्चों कौन सी एलील करती है? कैपिटल वाई प्लस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां प्लस क्यों लगाया है? तो बच्चों प्लस का तात्पर्य है वन्य प्रजाति, जंगली प्रजाति, अर्थात ये जो भूरे शरीर वाली फल मक्खी है यह जंगलों में पाई जाती है, जंगली प्रजाति है, वाइल्ड स्पीसीज है। इसी कारण इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? प्लस से। अब बच्चों पीले और भूरा इसमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो बच्चों ये जो भूरा रंग है यह प्रभावी लक्षण है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण। मेंडल के समय हमने पढ़ा था वे लक्षण जो मजबूत प्रकृति के होते हैं, पहली पीढ़ी में आसानी से प्रकट हो जाते हैं, इन लक्षणों को कहा जाता है प्रभावी। तो बच्चों भूरा रंग किसका उदाहरण है? प्रभावी का, और वन्य लक्षण है। तो हमने बच्चों स्टडी कर लिया शरीर का रंग। अब हम बात करते हैं दूसरा लक्षण, नेत्र का रंग।
नेत्र के रंग के आधार पर फल मक्खी में दो रूप पाए जाते हैं। कुछ वे मक्खियां जिनके नेत्रों का रंग श्वेत होता है, सफेद, और कुछ वे मक्खियां जिनके नेत्रों का रंग लाल है। अब ये जो दोनों लक्षण हैं, इनका निर्माण मक्खी के शरीर में कोई ना कोई एलिल जरूर करेगी। अब कौन सी एलिल करेगी बच्चों, तो देखते हैं। श्वेत नेत्र, ये जो व्हाइट आइज है, इसका निर्धारण फल मक्खी के शरीर में कौन सी एलिल करती है, डब्लू एलिल, कैपिटल डब्लू। डब्लू का तात्पर्य है व्हाइट। जबकि दूसरी तरफ जो लाल नेत्र है, इसका निर्धारण फल मक्खी के शरीर में कौन सी एलिल करेगी, कैपिटल डब्लू प्लस। अब फिर से क्वेश्चन उठ रहा आपके मन में कि सर फिर प्लस क्यों लगाया है। प्लस का तात्पर्य है कि ये जो लाल नेत्र है, यह लाल नेत्र कौन सी मक्खी का उदाहरण है, वन्य प्रजाति के मक्खी का उदाहरण है, जंगली प्रजाति के मक्खी का उदाहरण है। और बच्चों, श्वेत व लाल में से कौन सा लक्षण प्रभावी है, लाल नेत्र वाली मक्खी का रंग क्या है, प्रभावी है। तो बच्चों, हमने कुछ बेसिक पढ़ लिया है कि मोर्गन ने द्विसंकर संकरण प्रयोग में कौन कौन से दो लक्षण लिए। अब बच्चों, लक्षण लेने के पश्चात मोर्गन ने क्या करवाया, नर व मादा फल मक्खी के मध्य जनन प्रक्रिया को संपन्न करवाया। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि मोर्गन ने कौन से लक्षण नर मक्खी में लिए, कौन से लक्षण मादा मक्खी में लिए। तो देखते हैं बच्चों। अब बच्चों, मोर्गन ने अपने प्रयोग में दो जनक लिए, नर मक्खी जिसका क्रॉस करवाया गया, ये क्रॉस का निशान है, पहले पढ़ा चुका हूं, जिसका क्रॉस करवाया गया मादा मक्खी के साथ। और बच्चों, इस प्रयोग में मोर्गन ने लक्षण लिए। पहला, नर मक्खी। नर मक्खी, इसमें पीला शरीर तथा श्वेत नेत्र, सफेद आंखें, ये लक्षण हो गए बच्चों नर के। अब बात करते हैं मादा। अब मादा में मोर्गन ने क्या किया, मादा में भूरा शरीर, भूरी मादा ले ली उसने, भूरा शरीर तथा नेत्र कैसे लिए, लाल नेत्र। लाल गुस्से का सूचक है भाई, लाल नेत्र, और मादाएं वैसे भी गुस्से में रहती है। तो नर मक्खी पीला शरीर, श्वेत नेत्र, मादा मक्खी भूरा शरीर, लाल नेत्र। अब बच्चों, इनको हम एलील के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। तो पीला शरीर, दिमाग लगाओ, अभी मैंने आपको बताया था, तो कैपिटल वाई। श्वेत नेत्र, तो कैपिटल डब्लू। अब मैंने वाई को दो बार क्यों लिखा है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि शरीर में जितनी भी जीन है वो सदैव जोड़े में पाई जाती है। जोड़े में उपस्थित होने के कारण कैपिटल वाई एलील को दो बार प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों, ये हो गई हमारी नर मक्खी की पहचान। अब हम बात करते हैं मादा मक्खी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अभी बताया मैंने आपको, भूरा शरीर है, वन्य प्रजाति है। तो जहां वन्य प्रजाति होती है वहां प्लस का निशान आता है। तो देखो, कैपिटल वाई प्लस, कैपिटल डब्लू प्लस। और बच्चों, जब दोनों का संकरण करवाया गया, संकरण के फलस्वरूप मोर्गन को F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, पहली पीढ़ी,
F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। ये सारा पढ़ा चुका हूं मैं मेंडल के समय, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। और बच्चों इन दोनों पीढ़ियों में, F2 पीढ़ी में मोर्गन ने क्या देखा? मोर्गन ने देखा कि संतति में 98%, 98% वे संततियां थी, ध्यान से देखना, वे संततियां थी जिनमें जनक के लक्षण थे, जनक माता पिता के। और बच्चों मात्र 2% ऐसी मक्खियां थी, 2% ऐसी मक्खियां थी जिनमें नए लक्षण प्राप्त हुए, नए लक्षण। तो इसका क्या मीनिंग है? ये वही बच्चा समझा सकता है जिसने कल का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, कल का वीडियो। इसका मीनिंग है कि 98% इस प्रयोग में मोर्गन को प्राप्त हुई सहलग्नता, कल पढ़ा चुका हूं मैं ये। और 2% मोर्गन को प्राप्त हुआ पुनर्योजन, पुनर्योजन। अब बच्चों समझते हैं इसको। तो बच्चों मोर्गन ने अपने प्रयोग में नर मक्खी और मादा मक्खी ली, दोनों के मध्य संकरण करवा दिया। नर मक्खी में उसने लक्षण लिया पीला शरीर तथा श्वेत नेत्र। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू। पढ़ा चुका हूं कि जीन सदैव जोड़े में पाई जाती है। मादा मक्खी में मोर्गन भैया जी ने कौन से लक्षण लिए? भूरा शरीर, लाल नेत्र। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल वाई प्लस, वाई प्लस, डब्लू प्लस, डब्लू प्लस। प्लस का निशान क्यों लगाया है? क्योंकि ये लक्षण वन्य प्रजाति के मक्खी के लक्षण हैं। अब बच्चों जब दोनों का संकरण करवाया गया तो मोर्गन को F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, पहली पीढ़ी, फिर F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, दूसरी पीढ़ी। और मोर्गन ने देखा कि दूसरी पीढ़ी में जो संतति मक्खियां थी, इनमें 98% ऐसी संततियां थी जिनमें जनक के लक्षण थे। क्या तात्पर्य है जनक का लक्षण? अर्थात 98% ऐसी मक्खियां थी जिनके लक्षण जनक के लक्षण के समान थे, नर व मादा के समान थे। या तो लक्षण था पीला शरीर, श्वेत नेत्र, या लक्षण था भूरा शरीर, लाल नेत्र, अपने माता पिता के समान। जबकि मात्र 2% ऐसी मक्खियां थी जिनमें नए लक्षण प्रकट हुए। तो बच्चों इस कंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? 98% समान लक्षण है। और बच्चों समान लक्षण का क्या तात्पर्य है? कौन सी प्रक्रिया हुई है? सहलग्नता। कल मैंने आपको पढ़ाया था लिंकेज प्रोसेस। जब दो जीन पास पास होती है तो साथ साथ गमन करती है और समान लक्षणों का निर्धारण करती है। तो बच्चों मोर्गन को 98% समान लक्षण क्यों मिले? इसका क्या तात्पर्य है कि फल मक्खी के शरीर में शरीर का रंग और नेत्र का रंग, इनका निर्धारण करने वाली जो जीन होती है, ये जीन पास पास व्यवस्थित होती है, समीप व्यवस्थित होती है। इसी कारण ज्यादा कौन सी प्रक्रिया हुई? सहलग्नता। और कम मात्र 2% नए लक्षण आए। इसका क्या तात्पर्य है कि मात्र 2% कौन सी प्रक्रिया हुई? पुनर्योजन, जीनों का आदान प्रदान। तो बच्चों इसी के साथ हमने एक प्रयोग देख लिया। अब हम देखते हैं कि मोर्गन ने एक और प्रयोग किया। वो कौन सा प्रयोग है अभी हम चर्चा करेंगे।
बच्चों अब हम बात करेंगे नए प्रयोग की। इस नए प्रयोग में मॉर्गन ने फिर से दो लक्षण लिए। किसमें लिए भाई? फल मक्खी में। यही थी मॉर्गन के पास, फल मक्खी। और दो में से एक लक्षण पुराना लिया उसने, पुराना, अभी पढ़ाया है मैंने, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब नेत्र का रंग एक पुराना लक्षण, और एक लक्षण नया लिया उसने, पंखों का आकार। ये नया लक्षण है बच्चों, पंखों का आकार। तो नेत्र का रंग तो आपको पता ही है, खाली हम हिंट दे देते हैं, बार बार नहीं समझाऊंगा। श्वेत कैपिटल W और लाल कैपिटल W प्लस। पंखों के आकार के आधार पर दो रूप पाए जाते हैं। किसमें? फल मक्खी में। पहला लघु पंख, लघु का तात्पर्य छोटा, छोटे आकार के पंख, एक्सक्यूज मी। और बच्चों जो लघु पंख है इसका निर्माण कैपिटल M एलील द्वारा। अब बुक में M का मीनिंग नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए M का मीनिंग है मिनिएचर। इंग्लिश का वर्ड है मिनिएचर, जिसका तात्पर्य छोटा। दूसरी तरफ वृहद, वृहद पंख, बड़े आकार का पंख। और बच्चों ये बड़े आकार का पंख, इसका निर्माण कैपिटल M प्लस। अब दिमाग लगाओ, प्लस निशान आ गया, अर्थात यह वन्य प्रजाति है, जंगली प्रजाति, जंगली मक्खियां जिनके पंख बड़े आकार के होते हैं। और बच्चों यही वृहद पंख साथ साथ प्रभावी लक्षण भी है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मॉर्गन ने अपने दूसरे प्रयोग में फिर से दो लक्षण लिए। एक लक्षण पिछला ले लिया, कौन सा? नेत्र का रंग, पढ़ा चुका हूं, श्वेत तथा लाल। एक लक्षण नया लिया, फल मक्खी में पंखों का विस्तार, पंखों का आकार। कुछ छोटे पंखों वाली मक्खियां और कुछ बड़े पंखों वाली मक्खियां। जो छोटे पंखों का आकार है इसे कैपिटल M एलील द्वारा निर्धारित किया जाता है। M का तात्पर्य है मिनिएचर, छोटा। और जो वृहद पंख है, बड़े पंख हैं, इसका निर्धारण M प्लस एलील द्वारा किया जाता है। प्लस का तात्पर्य है यह वन्य प्रजाति है, जंगली प्रजाति है। और साथ ही साथ बच्चों यह एक प्रभावी लक्षण भी है। तो ये थे सिर्फ लक्षण। अब मॉर्गन ने नर व मादा में कौन से लक्षण लिए, देखते हैं बच्चों। अब मॉर्गन ने प्रयोग में नर मक्खी, इसका क्रॉस, इसका संकरण करवाया गया, स्वाभाविक सी बात है, मादा मक्खी के साथ। अब बच्चों लक्षण कौन कौन से लिए ये भी देख लेते हैं। अब नर मक्खी, तो नर मक्खी में उसने लिया श्वेत नेत्र तथा लघु पंख। तो मादा मक्खी ठीक विपरीत हो जाएगी। मादा मक्खी में दिमाग लगाओ, लाल नेत्र और वृहद पंख, वृहद पंख। अब इनकी एलील बच्चों, श्वेत नेत्र तो कैपिटल W, लघु पंख आपको मैंने बताया था, लघु को कैपिटल M से।
अब यहाँ जंगली प्रजाति है तो खाली प्लस लगा दो, बाकी सेम हो जाएगा W प्लस M प्लस। अब बच्चों जब इन दोनों मक्खियों का संकरण करवाया गया, क्रॉस करवा दिया, तो वही F1PD फिर F2PD। अब मॉर्गन के सामने जो परिणाम आए वो शॉकिंग स्टेटमेंट है बच्चों। कैसे देखते हैं। अब मॉर्गन को F2PD में 62% ऐसी संतति प्राप्त हुई जिसमें जनक के लक्षण थे, जनक लक्षण, समान लक्षण। और बच्चों 38% ऐसी संतति प्राप्त हुई जिसमें नए लक्षण निर्मित हुए। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि वो जीन जो नेत्र का रंग व पंखों का आकार, नेत्र का रंग तथा पंखों का आकार, इसका निर्धारण जो जीन करती है उनमें सहलग्नता कम होती है। तभी तो 62% है, सहलग्नता कम होती है। अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों दूसरे प्रयोग में मॉर्गन ने नर व मादा मक्खी ली। नर में श्वेत नेत्र व लघु पंख, मादा में लाल नेत्र व वृहद पंख। अर्थात नर मक्खी ली सामान्य वातावरण वाली, मादा मक्खी ली वन्य प्रजाति वाली, जंगली प्रजाति वाली। दोनों के मध्य क्या करवा दिया? संकरण। संकरण के फलस्वरूप F1PD प्राप्त हुई, F2PD प्राप्त हुई। और दूसरी पीढ़ी में मॉर्गन ने देखा कि 62% संततियां जो संतान थी उसमें कैसे लक्षण थे? जनक के लक्षण थे, माता पिता के लक्षण थे। जबकि 38% ऐसी संततियां प्राप्त हुई जिनमें नए लक्षण मिले। तो बच्चों कहने का क्या तात्पर्य है कि 62% यहां कौन सी प्रक्रिया हुई? सहलग्नता, समान लक्षण। और 38% यहां कौन सी प्रक्रिया हुई? पुनर्योजन, पुनर्योजन। अब बच्चों एक हमने किया था पहले वाला प्रयोग जिसमें दो लक्षण कौन से थे? शरीर का रंग, नेत्र का रंग। दूसरा प्रयोग में बच्चों नेत्र का रंग तथा पंखों का आकार। अब दिमाग लगाओ, दोनों को कंपेयर करो। पहले प्रयोग में सहलग्नता आ रही थी 98% और दूसरे प्रयोग में सहलग्नता आ रही है 62%। तो सहलग्नता बढ़ी है कम हुई है? स्वाभाविक सी बात है कम हुई है, 62% रह गई है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि नेत्र का रंग व पंखों का आकार, इन दो लक्षणों का निर्माण करने वाली जो जीन होती है ये गुणसूत्रों पर थोड़ा दूर दूर व्यवस्थित होती है। दूर दूर व्यवस्थित होने के कारण इन जीनों से जो सहलग्नता प्राप्त होती है वो कम प्राप्त होती है। जबकि जो पहला प्रयोग था शरीर का रंग और नेत्र का रंग, उस प्रयोग में 98% सहलग्नता आई थी। अर्थात शरीर का रंग व नेत्र का रंग, इनको बनाने वाली जो जीन होती है वो पास पास व्यवस्थित होती है और पास पास व्यवस्थित होने के कारण ही वहां सहलग्नता बच्चों हमें कितनी प्राप्त हुई थी? 98%। तो बच्चों इसी के साथ अब जाकर हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया है, मॉर्गन के प्रयोग। अब बच्चों मॉर्गन वैज्ञानिक के पश्चात उसका एक शिष्य आया जिसका नाम था एल्फ्रेड। अब एल्फ्रेड ने क्या किया? मैंने आपको बताया कि गुणसूत्रों की सतह पर जीन पाई जाती है। कुछ जीन पास पास होती है, कुछ जीन दूर दूर व्यवस्थित होती है। तो मॉर्गन का जो शिष्य आया एल्फ्रेड,
इस वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों की सतह पर जो जीन पाई जाती है, इन जीनों के मध्य की दूरी को मापन किया कि जीन कितनी दूरी पर व्यवस्थित है। इनकी दूरी को मापकर अल्फ्रेड वैज्ञानिक ने एक मैप तैयार किया, एक चित्र तैयार किया, और इस मैप को उसने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन मैप, जिसे हिंदी में बोला जाता है पुनर्योजन चित्र। तो देखते हैं बच्चों एक छोटा सा टॉपिक। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि जो मॉर्गन बाबा जी थे उनके एक शिष्य आए और शिष्य का नाम है अल्फ्रेड। अभी जो अल्फ्रेड भैया जी हैं, इन्होंने एक विशिष्ट कार्य किया। अब क्या कार्य किया देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक बेसिक रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये बच्चों मैंने डायग्राम बनाया है गुणसूत्र का। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो गुणसूत्र है इनकी सतह पर जीन पाई जाती है। तो समझने के लिए मैं बना देता हूं, ये हो गई हमारी जीन ए। हम कल्पना कर रहे हैं कि ये जीन ए है, और ये मैंने बना दी दूसरी जीन बच्चों, इसको नाम दे देते हैं हम जीन बी। तो जो अल्फ्रेड वैज्ञानिक है उसने क्या किया, जीनों के मध्य जो वास्तविक दूरी थी इसका मापन किया। और बच्चों मापन करके उसने एक मैप तैयार किया, और इस मैप को नाम दिया गया रिकॉम्बिनेशन मैप। ये कई बार पूछा जाता है बोर्ड ऑफ एग्जाम में, रिकॉम्बिनेशन मैप। 1 नंबर से क्वेश्चन आता है बच्चों ये। इसे हिंदी में बोला जाता है पुनर्योजन चित्र। अब हमारे जीवन में इस मैप का बच्चों क्या उपयोग है। इस चित्र की सहायता से वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा जीवों के शरीर में, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवों के शरीर में जीन की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। तो अल्फ्रेड भैया जी जो काम करके गए थे वो आज तक काम में आ रहा है, निर्धारित किया जाता है। अब बच्चों आज का हमारा लास्ट पॉइंट, मॉर्गन के पश्चात वैज्ञानिक आए अल्फ्रेड। अल्फ्रेड वैज्ञानिक ने क्या किया, गुणसूत्रों की सतह पर मैंने आपको समझाया था कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं के भीतर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की सतह पर जीन पाई जाती है। जैसे कि हम कल्पना कर रहे हैं कि इस गुणसूत्र पर 2 जीन है, जीन ए और जीन बी। तो जो अल्फ्रेड थे इन्होंने जीनों के मध्य की दूरी कि 2 जीन किसी भी गुणसूत्र पर कितनी दूरी पर व्यवस्थित है, इस दूरी, इस डिस्टेंस का मापन किया, पता लगाया कि कौन सी जीन कितनी दूरी पर पाई जाती है। और मापन करके अल्फ्रेड ने एक मैप तैयार किया। इस मैप को अल्फ्रेड ने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन मैप। इसे बोला जाता है पुनर्योजन चित्र। और इस मैप की सहायता से ये पता लगाया जाता है कि जीनों में पुनर्योजन प्रक्रिया, अदला बदली, जीनों की जो हेरा फेरी है वो किस प्रकार संपन्न होती है। और बच्चों जो रिकॉम्बिनेशन मैप है, वर्तमान समय में इस मैप की सहायता से वैज्ञानिक जीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में, मानव के शरीर में, पादपों के शरीर में, जीवाणुओं के शरीर में, इस मैप की सहायता से वैज्ञानिक जीन की स्थिति को निर्धारित करते हैं कि कौन सी जीन गुणसूत्र की सतह पर कितनी दूरी पर पाई जाती है।
तो बच्चों इसी के साथ हमने मॉर्गन का प्रयोग और एल्फ्रेड वैज्ञानिक की भूमिका के बारे में हमने चर्चा की। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई विशिष्ट प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे कि बहुजीवी वंशागति है, बहु प्रभाविकता है। तो बच्चों तब तक अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क का प्रयोग करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।